सोनिया गांधी को कांग्रेस कमेटी ने सौंपी चुनावी हार की रिपोर्ट। पार्टी को दोबारा मजबूत करने की दी सलाह। पार्टी के खराब प्रदर्शन का किया जिक्र। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह से जुड़े ड्रग्स केस में कार्रवाई। एनसीबी ने बांद्रा में एक ड्रग पैडलर हरीश खान को किया गिरफ्तार। केरल विधानसभा में वैक्सीन को लेकर प्रस्ताव पारित। केंद्र से समय पर मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की है मांग। और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द होने के फैसले का महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री ने किया स्वागत। कहा, महाराष्ट्र बोर्ड भी जल्द ही इस विषय पर सुनाएगा अपना फैसला। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार कंट्रोल में आती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में कहा कि कोरोना वायरस म्यूटेशन के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। अनेक संस्थान विभिन्न मानकों पर अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से प्रदेश में कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। उन्होंने कहा कि इस वैज्ञानिक अध्ययन के निष्कर्ष भविष्य में इस महामारी से बचाव में निश्चित ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना से कुल संक्रमित हुए लोगों, स्वस्थ हुए लोगों, एंटीबॉडी आदि के संबंध में सीरो सर्वे कराया जाना जरूरी है। इसके लिए 4 जून से प्रदेश में नमूने एकत्रित करने का काम शुरू होगा। इससे लिंग और आयु सहित अलग अलग पैमाने पर संक्रमण की अद्यतन स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। उधर कश्मीर में प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील के दिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद दुकानें खुलने लगी हैं और सड़कों पर वाहन भी नजर आने लगे हैं। 1 महीने बाद श्रीनगर को लॉकडाउन से ये राहत मिली है। लॉकडाउन में ढील मिलते ही श्रीनगर के कारोबारियों और ट्रांसपोर्टर्स ने राहत की सांस ली। वहीं आम लोग भी सरकार के इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। लालचौक के एक दुकानदार रियाज अहमद ने कहा, यह अच्छा फैसला है, इससे राहत मिलेगी, कुछ कारोबार होगा। 1 महीने के बाद दुकान खोली है। वहीं एक स्थानीय युवा ने कहा कि लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन अब जो ये छूट मिली है उससे फायदा होगा और लोग कुछ कारोबार कर सकेंगे। हालांकि एसओपी जरूरी है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज़ के ऊपर बड़े निगरानी करनी होगी कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल फॉलो करने के लिए हमें आदेश सुनाता है और फ़ौरन कल उन्होंने बोला था कि फर्स्ट के बाद थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम दुकानदार को ढूंढने आते हैं, दुकानदार हमें नहीं मिलता कि हम कहाँ ढूंढेंगे। दुकानें तो उसकी बंद रहती हैं बेचारे की, क्योंकि सर यहाँ पे गरीब धर्म भरम हो रहा है। गरीब की गुर्बत की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन के जो रूल्स को, एसओपीज को फॉलो कर रही है दुनिया। मास्क मैंने भी लगा रखी है, पीपल में लगा। यहाँ पे क्या करेंगे सर हम? गरीब की दिल को कब तक हम ठेस पहुँचाते रहेंगे? मैं कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस गरीब परवश की तरफ, इस गरीब आवाम की तरफ परवश की जाए और इस लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करने पे भी हर पेश हैं। जब हमारे केस भी नॉर्मल हो चुके हैं, दिन ब दिन जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय बढ़ाते जा रहे हैं, तो आवाम कहाँ किसको जवाब देगी? वैसे भी यहाँ ज़्यादा केसेस नहीं थे। तो नहीं जब कुछ नहीं सर। बिल्कुल सर। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर बाहर की जो पॉपुलेशन यहाँ आती है वो तो ऑलरेडी कोविड पेशेंट के माध्यम से यहाँ लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। मेरे साथ बिहार में मुजफ्फरपुर की जिला अदालत में योग गुरु रामदेव पर परिवाद दर्ज कराया गया है। बुधवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने एक परिवाद पत्र दायर किया। परिवाद पत्र में उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव पर आरोप लगाया है कि 21 मई को स्वामी रामदेव ने विभिन्न टीवी चैनल पर एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान पर अमर्यादित टिप्पणी की। इसके अलावा उन्होंने कोरोना से डॉक्टरों की मौत का मजाक उड़ाया।
परिवाद पत्र में कहा गया कि बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण अभियान का मजाक उड़ाया, तो साथ ही लोगों में टीकाकरण को लेकर जारी भ्रम को बढ़ावा दिया गया। इस परिवाद को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 7 जून की तारीख तय की है। एलोपैथिक इलाज और डॉक्टरों के खिलाफ भ्रामक और भ्रम फैलाने से संबंधित जो बयान दी गई है जानबूझ करके, उसको लेकर के आईपीसी की धारा 124A जो देशद्रोह के में आता है, धोखाधड़ी जो 420, 499 के साथ साथ 269, 193, 268, 270, 336 के साथ साथ महामारी एक्ट एवं आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत माननीय मुजफ्फरपुर के सीजीएम के कोर्ट में ज्ञान प्रकाश अपराधी की ओर से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 7 जून की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। क्या परिचय है? सुधीर कुमार ओझा, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर, बिहार। जो के द्वारा एलोपैथिक इलाज और डॉक्टरों के खिलाफ भ्रामक और भ्रम फैलाने से संबंधित जो बयान दी गई है जानबूझ करके, उसको लेकर के आईपीसी की धारा 124A जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है, धोखाधड़ी जो 420, 499 के साथ साथ 269, 193, 268, 270, 336 के साथ साथ महामारी एक्ट एवं आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत माननीय मुजफ्फरपुर के सीजीएम के कोर्ट में ज्ञान प्रकाश परिवादी की ओर से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है और माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी फेज से लड़ने के लिए अपर मुख्य सचिव सहित उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल लगभग 30,000 नियुक्तियां विभिन्न पदों पर की जाएगी। और क्या कुछ जानकारी दी उन्होंने, आपको सुनाते हैं। तो हम सब लोगों ने इससे बहुत सारी सीख ली हैं, जो और भविष्य के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, वो सारे काम हम सब लोगों ने शुरू कर दिए हैं और विभाग के स्तर पे हम स्वयं समीक्षा कर रहे हैं और जो आवश्यक संसाधन अस्पतालों तक पहुंचाने हैं उस काम को कर रहे हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता और बढ़े, इस सोच के साथ जहां एक तरफ राज्य के 54 अस्पतालों में पीएसए प्लांट्स लगाया जा रहा है जो हमारे अनुमंडल और जिला अस्पतालों में होगा, वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाए जा रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन का भंडारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे सीएससी हैं, पीएससी हैं, हमारे अनुमंडल के अस्पताल हैं, तो ऐसे अस्पताल जो एकदम सुदूर क्षेत्र में हैं, वहां भी कोई उपकरण तुरंत रहना चाहिए जो लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा सके। इसलिए विभाग ने यह निर्णय किया है कि इस महीने के अंत तक हमारे जितने भी सीएससी हैं और पीएससी हैं, ऐसे स्तर के सभी अस्पतालों में हम वेंटिलेटर इस महीने के अंत तक पहुंचे। आपको ये भी ध्यान में होगा कि राज्य में टीकाकरण का कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है और जितना टीका हमको उपलब्ध होता है वो टीका पूरी तरीके से हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं, टीकाकृत करते हैं और 45 साल और उससे अधिक के लोगों का टीकाकरण बेहतर तरीके से हो, इसके लिए हमने टीका एक्सप्रेस गाड़ी चलवाया ताकि गांव सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक भी टीका पहुंच जाए और टीका लोग लें। खास करके जिसको दूसरा डोज लेना है वो जरूर लें। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है इस काम में निरंतर लगी हुई है। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को जो टीका देना था वो टीका भी देने का काम बिहार में बहुत तेजी से हुआ है। 2-3 दिन पहले तक हम पूरे देश में 1 नंबर पर रहे हैं। अभी तुरंत टीके की उपलब्धता में थोड़ी कमी आ गई है, जबकि जो टीका हमको एलोकेट हुआ है जून के महीने के लिए, हम लोगों ने उसका पूरा भुगतान संबंधित जो उत्पादक कंपनी है उसको हमने भेज दिया है। लेकिन पूरे देश से मांग है और इस क्रम में 2-3 दिनों के बाद उपलब्ध होने की जानकारी मिली है। तो जैसे ही टीका उपलब्ध होगा, फिर जैसे 45 से ऊपर वालों का टीकाकरण तेजी से चल रहा है, वैसे ही 18 से 45 तक के लोगों का भी। देखिए क्या हुआ है इस विषय पे खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया ने सीबीएसई 12th की परीक्षा रद्द होने, बाबा रामदेव को लेकर छिड़े विवाद समेत अन्य मसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये सुखद समाचार है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, उसके एग्जाम्स को निरस्त कर दिया गया है। वो नहीं होंगे क्योंकि तो कोरोना की स्थिति को देखते हुए, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसकी मांग की है। और अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश ने डिजिटल रैली का आयोजन किया था, जिसमें मांग की गई थी कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम निरस्त किए जाएं, अन्यथा सभी छात्रों को कोरोना वैक्सीनेशन कराया जाए। तो ये एक अच्छी बात है। जो इसकी मांग छात्रों के द्वारा की जा रही थी, अभिभावकों के द्वारा की जा रही थी, और मैं समझता हूं कि अधिकांश जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा भी मांग की जा रही थी। और ये आखिर में प्रधानमंत्री के स्तर पर बैठक होने के बाद निर्णय लिया गया। इसका स्वागत सब लोगों ने किया है। बाबा रामदेव जी ने जो एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में जो बयान दिया, वो घोर आपत्तिजनक था। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दवा लेने से लोग मरे हैं और दवा ना लेने से इतनी लोगों की मौत नहीं हुई जितनी दवा लेने से मौत हुई है। तो इस तरह के बयान देना और गलत तथ्यों के आधार पर आज दुनिया में एलोपैथिक जो सिस्टम है मेडिसिन का, वो सर्वमान्य है। और न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर का रिसर्च आजकल सब मिले जुला है। तो उसके ऊपर आपत्ति और इस तरह की भद्दी बयानबाजी करना वो बहुत गलत है। और मैं समझता हूँ कि बाबा रामदेव इस तरह के बयान देने के आदी भी हैं। वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस तरह की बातें, मनगढ़ंत बातें किया करते हैं, जो कि किसी तरह भी कि पहले अनुमान ये था कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो किसी न किसी बीमारी, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, उन लोगों को खतरा है और बाकी लोगों को खतरे की बात नहीं। लेकिन जब दूसरी वेव आई, उसमें सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोग उससे प्रभावित हुए, यहाँ तक कि बच्चे प्रभावित हुए। और जो प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणी, घातक भविष्यवाणी है कि जो तीसरा वेव आएगा उसमें विशेष रूप से बच्चे प्रभावित होंगे। और दूसरी वेव में ही बच्चों को प्रभावित होने के समाचार अनेक जगह से आए हैं, मुंबई से भी और अन्य प्रदेशों, हर प्रदेश से इस तरह की खबरें आई हैं। और तीसरा जो वेव लहर जो आएगी उसमें क्या क्या होगा, मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और ताकि बच्चों का विशेष रूप से उनके वार्ड बनाना, उनके लिए आईसीयू बेड तैयार करना, वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी चुनौती होगी सबके लिए। देखिए, डॉक्टर्स तो बीमारी से और बीमार से सीधे सीधे रूबरू होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर संभावना संक्रमण की है, इन्फेक्शन की है, तो वो डॉक्टर की है, क्योंकि वही मरीज से सीधे संपर्क में आते हैं। और आईएमए ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें 594 डॉक्टर्स की कोरोना से मौत हुई है। ये वास्तव में चिंता की बात है। एक तो जहाँ जहाँ पर जो मौत हुई उनके परिवारों में क्या गुजरी होगी, ये अच्छी तरह से अंदाज लगाया जा सकता है। और ऐसी संकट की घड़ी में देश को
ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का असर 12वीं के छात्रों पर भी पड़ा। कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सीबीएसई और आईएससी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद से हर कोई इस फैसले की तारीफ कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की क्या कुछ कहा है। खेल जारी, पहले महल चौकसी जो अपने गुजरात के संबंधों की वजह से, जिनके लिए कहा गया था कि इनसे बढ़िया इनके भांजे और ये कौन जौहरी है जो बता सकता है कि खरा माल क्या होता है। प्रधानमंत्री जी ने गवाही दी थी। आज वो पहुंच गए हैं काफी पैसा लेकर गरीबों का, बैंकों का, जनता का। अब वो पहुंच गए हैं दूसरे देश, वहां से लाने के लिए रोज रस्साकसी जारी, पर तस्वीर अभी साफ नहीं है। खेल जारी है। लगता है सरकार की नीयत और नियत, छात्र शक्ति जीत गई, इस देश के बच्चे और नौजवान जीत गए, हमारे पेरेंट्स जीत गए, अभिभावक जीत गए। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रियंका जी को, जिन्होंने सबसे पहले इस मुहिम को चलाया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने कहा बगैर वैक्सीन के परीक्षा कराना भारत के बच्चों और युवाओं के जीवन से खिलवाड़ होगा। सरकार को प्रबल विरोध के आगे झुकना पड़ा। अरे सरकार ने पहले क्यों नहीं स्थगित कर दिया था? क्यों हमको संघर्ष करना पड़ा? क्यों कांग्रेस पार्टी को सड़कों पे आना पड़ा? क्या आपके पास दूरदर्शिता नहीं? क्या आपके पास सोच नहीं कि आप बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चों को परीक्षा में बैठा लोगे और वैक्सीन नहीं होगी, वो प्रभावित नहीं होंगे? क्या इस सरकार के पास दूर तक देखने की कोई ताकत बची ही नहीं? मैं धन्यवाद दूंगा एक बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, प्रियंका जी को और देशवासियों को कि इस निरंकुश सरकार को उनकी शक्ति के आगे झुकना। चिंतित हूं भारत के बच्चों के लिए कोई कार्य योजना अभी तो नहीं आई। बच्चों के वैक्सीनेशन की परीक्षा टल गई, परंतु इतनी वैक्सीन नहीं, वैक्सीन के प्रति जो प्रेरणा जो चाहिए, एक ही रास्ता है। जितनी भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये पेटेंट रिलैक्स करो, सबको बनाने दो, बच्चों को लगवाओ, बच्चों को बचाओ। बच्चे बचेंगे, जवान बचेंगे, तभी तो देश का भविष्य बचेगा। जो राहुल गांधी कह रहे हैं
प्रियंका जी कह रही है और कांग्रेस का एक एक सिपाही कह रहा है, उसे मान जाओ। नहीं मानते हो, देश कीमत चुकाता है। आने के पहले हमने कह दिया था कि रोको अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, नहीं मानी कांग्रेस की बात। कहा था मत बुलाओ ट्रंप को, नहीं माने आप। रात में 8 बजे आके 12 बजे आपने कर्फ्यू लगा दिया, बंदी कर दी 21 दिन की, मर गया मजदूर किसान। अरे अब तो मान जाओ, सबको डावोस में जो आपने कहा था उसका पालन करो और सबको बनाने दो जिससे देश बच सके। देश बचेगा तभी आपकी ये पार्टी बचेगी, वरना तो आप चुनाव ही लड़ते रहो। समझ में एक बात नहीं आ रही इस सरकार कि ये कह तो रही, इसके पॉल साहब जो इसके सलाहकार हैं, चेहरा है, कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चों पर अगर म्यूटेशन होता है, रूप बदलता है तो ये घातक हो सकता है। ऐसे समय क्या उपचार किया जा रहा है बच्चों? कह तो रही है दिसंबर तक वैक्सीन लगवाएंगे, जो कह रहे हैं। आज तक इन्होंने जितना कहा कर कभी नहीं पाए इन सरकार, मोदी सरकार। पर अगर दिसंबर तक लगा भी तो कहा यह जा रहा है कि ये तीसरा हमला जो कुछ देशों में पहुंच भी चुका है, वैज्ञानिकों यहां की आशंका व्यक्त की है, वो 3-4 महीने में आ सकता है, यानी तब हम तैयार नहीं होंगे। वही भूल जो पहली बार सारी वैक्सीन भेज दी, सारी दवाएं भेज दी और पूंजीपतियों की तिजोरी भर, वही। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट के बाद से इस मसले पर बहस तेज हो गई है। अब अर्थव्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। 7 सालों में चाहे वो नोटबंदी का निर्णय हो, उस समय के सलाहकार छोड़कर भाग गए। रिजर्व बैंक को जिस तरह से रिजर्व पैसे केंद्र सरकार लेते जा रही है, रिजर्व बैंक के गवर्नर इस्तीफा दे के चले जा रहे हैं। हमें लगता है अर्थ कारण और राजकारण इसमें फर्क है। जो अर्थशास्त्री हैं, जो सलाहकार हैं, उनकी बातें मानी नहीं जाती, अपने मन से कुछ निर्णय हो जाते हैं। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोविड हो, और जिस तरह से कल्याणकारी योजनाओं पे रोक लगाई जा रही है, जिसके कारण गरीब आदमी, आम आदमी के पास स्पेंडिंग पावर कम होने से ही देश की अर्थव्यवस्था ये खतरे में आ गई। यूपीए के कार्यकाल में चाहे मनरेगा हो या आम मजदूर किसानों को पैसा देने का कार्यक्रम हो, उसी के कारण गांव-गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। मोदी सरकार आर्थिक सलाहकारों को नजरअंदाज कर रही है, इसलिए सारी परिस्थितियां निर्माण हो। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असम के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। सीएम हेमंत बिस्वा ने मुलाकात की है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिस्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा की है। तो आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है और सीएम बनने के बाद पहली बार बिस्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे। राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित किए गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जहे लक्षण महसूस होंदे हन तां तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ।
कोरोना संबंधी जानकारी ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस आला कमान ने पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पर्दे के पीछे से मोर्चा संभाल लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत, जेपी अग्रवाल की समिति ने सोमवार को दिल्ली में पंजाब के विधायकों के साथ अलग अलग बैठक की। मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी जल्द ही कमेटी से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विधायकों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जा रहा है, जबकि बैठक से निकलने के बाद नेता खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत ज्यादातर विधायकों ने कहा कि ये मतभेद का मामला है जिसे बातचीत के साथ सुलझा लिया जाएगा। आने वाले दिनों में हम सब देखेंगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पार्टी का डिसिप्लिन बना रहना चाहिए। सरकार समस्या है, संगठन में है, सरकार में कुछ लोगों ने सरकार बहुत अच्छे काम सरकार ने किया है और बहुत कुछ हुआ सरकार में। सरकार के लोग कांग्रेस पार्टी से बहुत खुश हैं, करते हैं कि दोबारा कांग्रेस की सरकार करें। थोड़ा बहुत बड़ा परिवार है, थोड़ा बहुत आगे में जो आपकी मिली जाती है। खबरें लगातार जारी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, A&B एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे A&B न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है और इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और अन्य नेता अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का क्या कुछ कहना रहा, सुनाते हैं आपको।
बैठक है। संगठनात्मक में जब हमारे केंद्र नेतृत्व आता है तो एक मीडिया और सोशल मीडिया की भी चर्चाएं होती हैं, तो उसके विषय में हुआ और हम लोग का अच्छा एक कार्य चल रहा है, उसको और तेजी से चलाना है, तो इन चीजों पे एक मार्गदर्शन मिला है। इसके ऊपर और कुछ है सर, तमाम तरीके की बातें हो रही है सर, तमाम तरीके की बातें हो रही है। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं और आपके अनुभवों का यहाँ फायदा उठाने के लिए बुलाया गया है। मैं सरकार का भी प्रवक्ता हूँ, तो सरकार और पार्टी के बीच में भी एक समन्वय होता है, उस दिशा से मुझे बुलाया गया पार्टी ने, और मैं पार्टी का भी कार्यकर्ता हूँ भैया। सिद्धार्थ जी, अभी तक मीडिया पैनलिस्ट का गठन नहीं हुआ, प्रवक्ताओं का गठन नहीं हुआ, आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देर कर दी? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है वो संगठन है, कोरोना भी चल रहा था, वो जो भी होएगा संगठन के लोग सोचेंगे, अध्यक्ष हैं और हमारे महामंत्री संगठन है, वो उसका निर्णय लेंगे। युवा मोर्चा का गठन नहीं हुआ, का गठन नहीं हुआ, निगमों और आयोगों के अध्यक्षों का गठन नहीं हुआ, किस तरीके से हठधर्मिता थी, उसके लिए आप लोगों को बुलाया गया था? ऐसा है, आप अपने हिसाब से सोच के चल रहे हो, अपने हिसाब से आप प्रश्न पूछोगे, आप अंदर थे नहीं क्या? मध्य प्रदेश के भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जूडा के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश पाठक ने कहा, आंदोलन का तीसरा दिन है, सरकार ने मांगों को लेकर निर्णय नहीं लिया। 6 मई को लिखित आदेश निकालने को कहा गया था, लेकिन कोई आदेश नहीं आया है। पहले से शुरुआत हुआ था जब हमने सरकार से गुजारिश की थी अपने मांगों की, सरकार ने उस चीज़ पे लेके कोई भी निर्णय नहीं लिया। 6 मई 2021 को सरकार ने हमें वादे किए, आश्वासन दिया और इसका लिखित आदेश निकालने का बोला था। आज करीब 1 महीने होने जा रहे हैं, मगर इसका कोई भी लिखित आदेश अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया है। बीती रात अभी एक ऐसी नई घटना हो चुकी है जिसमें मेरे साथ मेरे घर वालों को पुलिस से प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। उन्हें डराया धमकाया गया और उन्हें ये बोला गया है कि अपने लड़के को समझाइए ताकि वो अपनी मांगों को पीछे ले और इस आंदोलन को छोड़ते हुए सबको मना कर दे। मैं जनता से गुजारिश करूंगा कि अगर कहां तक ये बातें जो सरकार कर रही है और दिखा रही है, कहां तक ये बातें सही हैं, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत, ऐसे कोई भी परेशानी थी तो वो आके यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स से बात करनी थी और यहाँ पे मसला हल करना चाहिए था, ना कि उनके घर वालों को, उनको माता पिता को परेशान करना चाहिए था। तो अब ये जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मांगों को लेके नहीं रह गया, ये मूवमेंट पूरे जूनियर डॉक्टर्स, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को लेके हो चुका है कि हैं उनको स्टारशिप में कन्वर्ट किया जाए। उनका जो बॉन्ड है उसके लिए कोई बात नहीं हो रही है, उसका बॉन्ड है, उनको बॉन्ड जो दिया गया था, इसके बाद उनकी एसआरशिप के लिए बोला गया था कि उस बॉन्ड को एसआरशिप में कन्वर्ट किया जाए, वो भी नहीं है। स्टाइपेंड इंक्रीज़ किया और ये हम पहली बार नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमने 6 महीने से कर रहे हैं। हम एक दिन जाते हैं, वो हमें आश्वासन दे देते हैं, हम वापस आ जाते हैं। ये आश्वासन के बाद हमने स्ट्राइक अब जाके शुरू की जब हमें लगा कि इन्फेक्शन रेट इतनी कम हो गई है कि म्यूकर वार्ड वगैरह को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ें तो वो चल जाएगा। कि हमारे जो जूडा के भोपाल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर हरीश पाठक सर, उनके साथ क्या हुआ ये सब पूरी मीडिया को ज्ञात है। और हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं ये भी आपको पता होगा कि हमारी मांगें इतने दिन से पूरी नहीं हो रही हैं। सरकार के लगातार 2 बार आश्वासन देने के बाद भी हम उनकी बातों को मानते हुए अपनी स्ट्राइक को रद्द करते हुए मरीजों के हित में हमने फैसला लिया, किंतु उसके बाद भी सरकार ने अभी तक इस पर अमल नहीं किया, इसका कोई भी सरकारी आदेश जारी नहीं किया। मजबूरन आज जब हम अपनी बात रखने के लिए दोबारा इस हड़ताल करने पे आ चुके हैं, अब सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और हमारे जूडा भोपाल प्रेसिडेंट जो हैं उनके घर पे आप देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है। उन्हें ये बोला जा रहा है। मुंबई में बढ़ते डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम को लेकर कांग्रेस महाराष्ट्र में आक्रामक हो चुकी है। सरकार में मंत्री, विधायक और सांसद अपने अपने इलाके में हाथों में पोस्टर बैनर लिए बढ़ते पेट्रोल के दाम के विरोध में अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम 100 के पार हो चुके हैं। यही वजह है कि महंगाई अब शुरू हो चुकी है। साग भाजी से लेकर खुदरा व्यापारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को घर बैठे जो मौका मिला है उसे वो छोड़ना नहीं चाहती। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी के जरिए रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को लॉकडाउन में ढील के दौरान मनमानी पर निगरानी के लिए 45 दंड अधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक पुलिस की ये सघन गश्ती होती रहेगी। शहर में भीड़ लगाने और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के लिए 8 धावा दल हमेशा भ्रमणशील भी रहेंगे। जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। सभी अनुमंडल और अंचल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि पटना शहर में सब्जी मंडी, बस स्टैंड और बाजार के साथ ही प्रमुख चौक चौराहे पर स्थायी दंड अधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल सुबह 6 बजे से तैनात रहेंगे। 7 विशेष गश्ती दल का गठन किया गया है जो कि अपने इलाके में भ्रमणशील रहेंगे। तो 1 महीना से ज़्यादा हो गया, 45 दिन हो गया। लॉकडाउन का पहले ही हम लोग इधर बंद कर दिए थे, कोरोना काल के लेके बंद कर दिए थे। जितना तेजी से बढ़ रहा था संक्रमण, उसके कारण हम लोग बंद कर दिए थे। लॉकडाउन में बंद रही तो परेशानी तो है, रेंट तो चालू है, रेंट तो माफ हुआ नहीं। अगला लॉकडाउन का भी हम लोग का रेंट देना ही पड़ा और इस लॉकडाउन का भी देना पड़ेगा। यहाँ तो प्रॉब्लम तो आया ही, ताकि इनकम हुआ नहीं, खर्च है, वो तो आपको जाहिर से है कि वो कहीं न कहीं तो भरपाई करना ही है। बाकी सरकार के अनुसार तो चलना ही है, तो लॉकडाउन हुआ तो उसके पालन तो करना ही है। और आज से लागू हुआ है, सप्ताह में 3 दिन हम लोग को खुलना है, सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को खुलना है। वही 2 बजे तक खुलना, 6 से 2। तो दुकान तो 6 बजे खुलेगा नहीं, 8-9 बजे ही खुलेगा। और आज इतना काफ़ी दिन बाद खुला है तो आज तो लग जाएगा 2 बजे तक साफ ही करने में। बर्बादी भी बहुत हुआ, बंद होने के कारण सारा डंप मार दिया, सब बर्बादी ही होगा। 1 महीना हम लोग जो रहें घर में, जो कोरोना का काल था, हम लोग का ज़िंदगी का बचाने की थी अहमियत, हम लोग को बचाया हम लोगों ने, उन्होंने हम लोग भी साथ दिया उनका, और आज दिया है उन्होंने, मौका बहुत अच्छा दिया है। एक दिन का अल्टरनेट भी दिया है, टाइमिंग भी अच्छा किया है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। हम लोग कस्टमर के लिए सारा सुविधा रखे हैं, अपना ये भी रखे हैं, थर्मोमीटर भी है, सैनिटाइजर भी अपने पास, सारा मेंटेन दूर करके रखते हैं। हम लोग मेंटेन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग कस्टमर अब आए, अपना जीविका भी चले हम लोगों का, साथ साथ सारे स्टाफ भी चलें। लॉकडाउन में दुकानें बंद रही, कितनी परेशानी तो हुई ही है। वो जो मेंटेन होता है, जो बिजनेस का घाटा लगता है वो तो लगा ही लगा है, लेकिन उसको मेंटेन करते हुए अगर जब मेन तो जान, अगर जिंदगी रहेगी तभी तो करेंगे। जिंदगी नहीं जाएगी तो फिर घाटा ही घाटा है, जिंदगी नहीं रहेगी तो फिर क्या करेंगे। इसलिए जिंदगी रही तो हम लोग मेंटेन करेंगे। सरकार का भी सहायता चाहिए, हम लोग का भी सहायता सरकार के साथ चाहिए। हरियाणा सरकार ने राज्य बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किए जाने के कुछ ही देर बाद राज्य सरकार का यह निर्णय सामने आ गया। वहीं इस फैसले को लेकर कई छात्राओं ने कहा कि यह फैसला पूरे साल मेहनत करने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अगर हम हेल्थ को एज अ प्रायोरिटी लें तो ये डिसीजन ठीक है। अगर देखा जाए कि हार्डवर्क भी हुआ है तो फिर थोड़ा लगता है कि पेपर होते तो अच्छा था, बट अब कुछ नहीं कर सकते। हेल्थ एज अ प्रायोरिटी अच्छा डिसीजन है। तो आगे एडमिशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? आएगी, श्योर है थोड़ा सा कि आ भी सकती है, बट अगर एंट्रेंस एग्जाम हो तो बेस्ट है। अगर हम देखें कि हेल्थ प्रायोरिटी जैसे रमेश पोखरियाल जी ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि पिछली बार भी पेंडेमिक हुआ था, तो उस हिसाब से तो ये डिसीजन ठीक है, लेकिन इनजस्टिस है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने मेहनत भी की होगी, तो उसके हिसाब से कैसे किया? मेहनत की थी, लेकिन डिसीजन आने के बाद लिंक टूट गया था। सो आई थिंक इट्स अ बेटर डिसीजन। सर पहले तो सबसे पहले हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, पर जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी है उनके फेयर डिसीजन नहीं है, क्योंकि अब रिजल्ट हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स के बेसिस पे या प्री बोर्ड्स पे करा जा सकता है, जो मे बी एक जो हमारे +2 के बोर्ड्स एग्जाम होते हैं बराबर ना निकले, तो उसके जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है उनके लिए मे बी एक फेयर डिसीजन ना हो। डिसीजन तो गवर्नमेंट ने अच्छा ही लिया है, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बट जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है +2 के लिए पूरा, उनके साथ थोड़ी सी आई थिंक कि है कि उनके लिए वो डिसीजन अच्छा नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि मतलब अगर हेल्थ देखें तो बेटर ही है ये डिसीजन, क्योंकि काफ़ी अभी जैसे कोरोना बढ़ रहा है और ये बहुत ही हमारे आसपास हम देख रहे हैं, काफ़ी डेथ्स हो रही हैं और काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके, तो ये ठीक है कि, लेकिन जो अब जिन्होंने हार्ड वर्क किया था
उनके लिए तो कह सकते हैं मुश्किल है, लेकिन स्टिल अभी एंट्रेंस तो लेंगे कॉलेजेस, और बोर्ड ने ये भी ऑप्शन दिया है कि आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो बाद में, तो ये भी डिसीजन ठीक है। ये है कि बच्चों के प्लस 2 के एग्ज़ाम जो कैंसिल हुए वो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो बच्चों की मेंटल हेल्थ और बच्चों की फिजिकल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इन केस जिस तरह से इंक्रीज हो रही हैं, डे बाय डे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बच्चों को जिन्होंने इतनी मेहनत की है उनके लिए नहीं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो भी ठीक है, पर एटलीस्ट सेफ्टी फर्स्ट है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। बच्चे आर वेरी प्रीशियस। डेफिनेटली अगर लिया गया है तो कुछ सोच के ही लिया गया होगा, एंड स्पेसिफिकली हेल्थ रिलेटेड, बिकॉज अगर लोग अगर सही नहीं है, बच्चे अगर सही नहीं है, तो फिर मुझे लगता है पेपर भी का उसका लॉजिक नहीं रह गया अगर बच्चे इस टाइम हेल्दी नहीं होंगे, या अगर एक आधा बच्चा बीमार हो जाता है, बिकॉज लाइफ तो सबकी इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, बट डेफिनेटली ये ज़रूर है कि कई बच्चे अपने पुराने रिजल्ट से खुश नहीं होंगे, तो शायद उनके लिए वो चीज़ अच्छी ना हो, बट इवेंचुअली मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट ने लिया है तो सही ही लिया होगा। ये सही डिसीज़न है। बाकी हम CBSE से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो जो भी पॉलिसी बनाए वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, ऑब्जेक्टिव हो और उससे बच्चों का कोई नुकसान ना हो। दूसरा, CBSE ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि जो पेरेंट्स या अध्यापक या बच्चे इस डिसीज़न से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनको ये पसंद नहीं है, तो जब समय ठीक होगा, कोविड चला जाए। केंद्र सरकार की ओर से कोविड के चलते अब 12वीं क्लास के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं, जिस पर पंजाब के संगरूर में बच्चों के साथ खास बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला ठीक भी है और ठीक नहीं भी। सरकार के पास ऑनलाइन एग्जाम का विकल्प था, वह ऐसा कर सकते थे। बच्चों ने कहा, हमारे एग्जाम की पूरी तैयारी थी, ऑनलाइन स्टडी हो रही थी, हम ट्यूशन जा रहे थे, दिन में कई घंटे स्टडी कर रहे थे, लेकिन सरकार के इस फैसले से थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि अब हमें यह नहीं पता चलेगा कि हम स्टडी में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। सर, नुकसान ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ। ਕੀ ਹੱਲ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ, ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਸੀ +2? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਕਟਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ टीचर ने मेरे में उन्होंने फड़ा। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ANB न्यूज़।